नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। बंगाल में बकरीद से पहले गाय को लेकर मौलानाओं ने ऐसी मांग उठाई है कि अब तक बीजेपी मौन साधे बैठी है। इसी बीच राहुल ने एक बार फिर से नीट पेपर लीक मामले में सरकार को घेर लिया है। साथ ही देश में कॉकरोच जनता पार्टी पर भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर फिर से पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका तनाव में मध्यस्थता कराने की कोशिश में जुट गया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। गाय पर सियासत तेज, मौलानाओं ने राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग उठाई। नीट पेपर लीक पर राहुल का हमला, बोले छात्रों पर लाठी चला रही सरकार। इबोला संकट के चलते चली भारत अफ्रीका समिट, कई कार्यक्रम भी रुके। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन, सरकार पर उठे सवाल। राघव चड्ढा को कोर्ट की नसीहत, राजनीति में आलोचना सहना सीखिए। बंगाल में बकरीद से पहले गाय की कुर्बानी को लेकर चल रहे विवाद के बीच मौलानाओं ने ऐसे बयान दिए हैं कि पूरा का पूरा मुद्दा ही पलट गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग और विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सके। मौलाना मदनी ने सवाल उठाया कि जब देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को मां मानती है, तो फिर सरकार उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने से बच क्यों रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं और चुनाव के समय इस मुद्दे को भड़काकर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जाता है। कोलकाता की नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने भी इसी मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाती है तो मुस्लिम समाज खुद गाय खाना छोड़ देगा और इससे दोनों समुदायों के बीच शांति बढ़ जाएगी। कासमी ने कहा कि अभी देश में दोहरा रवैया चल रहा है। एक तरफ तो गाय के नाम पर लोगों को पीटा जाता है, दूसरी तरफ बीफ एक्सपोर्ट से बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा है। मौलानाओं के इन बयानों के बाद भी अब तक बीजेपी सरकार की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरक्षा अभियान को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब गायों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए OLX की तर्ज पर GoLX नाम की वेबसाइट शुरू की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे लोग जो अपनी गायों को खरीदने में या रखने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें बेच सकेंगे और उनकी संस्था पर उन गायों को खरीद कर उनकी सेवा करेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी सच्चा हिंदू अपनी गाय को कसाई के हाथों नहीं बेच सकता और उनकी कोशिश रहेगी कि कोई गाय कटने के लिए ना जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अगर मुसलमान गाय खरीदना बंद कर देंगे या फिर गौमांस खाना छोड़ देंगे तो हिंदू पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होगा। इसी के जवाब में उनकी संस्था ने ये पहल शुरू करने का फैसला लिया है। शंकराचार्य के मुताबिक जिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया है या जिन्हें कसाईयों को बेचने जाने का खतरा है, उन्हें GoLX वेबसाइट के जरिए सीधे खरीदा जाएगा। शंकराचार्य ने उन मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी सराहना की जिन्होंने गौ मांस का सेवन न करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR के मामले में अंतरिम सुरक्षा देते हुए निर्देश दिया कि पुलिस 31 जुलाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई यानी कि गिरफ्तारी या कोई भी सख्त कदम नहीं उठा सकती। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि ये राहत शर्तों के साथ है। कोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी बिना अनुमति देश छोड़कर जा नहीं सकते और उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना पड़ेगा। अगर जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है तो 48 घंटे पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। अदालत ने यह भी कहा कि मामले में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच जरूरी है और पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है। साथ ही अगर जांच के दौरान ये पाया जाता है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो पुलिस अदालत में फिर से अर्जी देकर आगे की कार्रवाई की अनुमति मांग सकती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई के बाद होने की संभावना है। नीट पेपर लीक मामले पर एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। राहुल ने एक्स पर लिखा कि जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रख दिया है। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी और मोदी जी ने न जिम्मेदारी ली, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया और न ही एक शब्द कहा। राहुल का कहना है कि अब जब छात्र NSUI और INC के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल ने सीधा ऐलान कर दिया
कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बन जाता। ये लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुरा लिया है। अफ्रीका में फैल रहे इबोला वायरस संकट का असर अब भारत की कूटनीतिक गतिविधियों पर दिखने लगा है। भारत सरकार ने 28 से 31 मई तक होने वाली चौथी भारत अफ्रीका फोरम समिट को फिलहाल के लिए टाल दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीका के कई हिस्सों में तेजी से बिगड़ते स्वास्थ्य हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया। भारत और अफ्रीकी यूनियन के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि मौजूदा स्थिति में समिट को बाद में आयोजित करना बेहतर होगा। बताया जा रहा है कि इबोला वायरस का प्रकोप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा समेत कई देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित भी कर दिया था। इस समिट के साथ भारत में अफ्रीका से जुड़े कई बड़े कार्यक्रम भी होने थे जिन्हें अब रोक दिया गया है। हालांकि कुछ अफ्रीकी प्रतिनिधि पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अफ्रीकी देशों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है और अफ्रीका नेतृत्व वाले प्रयासों का समर्थन करेगा। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। राघव चड्ढा को कोर्ट से नसीहत, राजनीति में आलोचना झेलो। भारत का कच्चा तेल आयात घटा, बिल फिर भी बढ़ा। कॉकरोच पार्टी का अकाउंट बैन, भड़क उठे लोग। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा। दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को बीजेपी सांसद राघव चड्ढा की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रही कथित आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की मांग की है। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा ने अदालत से कहा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही हैं, जिससे उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कोर्ट से ऐसे पोस्ट हटाने और आगे इस तरह की पोस्ट पर रोक लगाने की मांग की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कहा कि राजनीति में आलोचना और मानहानि के बीच बहुत पतली लाइन होती है। अदालत ने राघव चड्ढा से सवाल किया कि क्या एक राजनीतिक नेता होने के नाते वो सोशल मीडिया पर होने वाली आलोचना को लेकर इतने संवेदनशील हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आजादी के समय से ही देश में नेताओं की आलोचना कार्टून और व्यंग्य के जरिए होती रही है और सोशल मीडिया ने इसी अभिव्यक्ति को और ज्यादा तेज कर दिया है। राघव चड्ढा की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव नैयर ने दलील दी कि कुछ पोस्ट बेहद अशोभनीय हैं और उनमें नेता को पैसे के लिए बिक जाने वाला तक कहा गया है। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को भी पूरी तरह से दबाया नहीं जाता। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामला अपने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अप्रैल 2026 में भारत के कच्चे तेल के आयात में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद देश का तेल और गैस पर कुल खर्च तेजी से बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने इस महीने 20.1 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 4.3% कम है। हालांकि आयात में कमी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते भारत को तेल आयात पर $16.3 अरब खर्च करने पड़े। ये पिछले साल के $10.7 अरब की तुलना में लगभग 50% ज्यादा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में अस्थिरता है। इसी अवधि में भारत का नेट तेल और गैस आयात बिल बढ़कर $13.9 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 23% ज्यादा है। गैस सेक्टर में खपत में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में प्राकृतिक गैस की खपत 16.7% घटकर 4,703 MMSCM रह गई। LNG आयात भी करीब 30% कम हुआ और इसका मूल्य भी लगभग 25% घट चुका है। इसके साथ ही घरेलू गैस उत्पादन में 4.2% की गिरावट देखी गई। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट अब भारत में बैन कर दिया गया है। इस अकाउंट को शुरू करने वाले अभिजीत दीपके का कहना है कि पहले उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश हुई और जब वो कोशिश सफल नहीं हुई तो फिर अब पूरे हैंडल को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। अभिजीत दीपके ने कहा कि इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर उन्होंने बताया कि लोग खुद जाकर चेक कर लें कि उनका कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल एक्स हैंडल भारत में दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उनका अकाउंट बंद क्यों किया गया, जबकि उनकी कोई गलती या गैरकानूनी बात नहीं लिखी गई थी। दीपके का दावा है कि वो सिर्फ सवाल उठा रहे थे और इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मुद्दे पर आवाज उठाई जाए और जवाब मांगा जाए। आपको बता दें कि ये अकाउंट भारत में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इंस्टाग्राम पर CJP ने फॉलोअर्स के मामले में BJP तक को पछाड़ दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट बैन होने की खबर पर अब लोग कह रहे हैं कि BJP सरकार डरी हुई है, इसलिए ये अकाउंट को बैन किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने चेताया कि कॉकरोच साम्राज्यों, महामारियों और शायद कुछ IT सेल से भी ज्यादा समय तक जीवित रहे हैं। एक को ब्लॉक करोगे तो 10 और अंधेरे कोने से निकल आएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के बेतहाशा बढ़ते प्रभाव से घबरा रही है। वे उन्हें पटरी से उतारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, समानांतर अकाउंट बना रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं और अब उनके अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश भी दे रहे हैं। लेकिन कॉकरोचों की तरह वे बढ़ते ही रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि जो सरकार चुटकुला नहीं सह पा रही, इसका मतलब है कि वो खुद एक चुटकुला है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर आज गुरुवार को ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दौरा ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को कम करने और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी एक हफ्ते से कम समय में दूसरी बार तेहरान पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को बातचीत के जरिए कम किया जाए और किसी बड़े टकराव को रोका जा सके। इस दौरान इस्लामाबाद दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। तेहरान में हो रही इन लगातार बैठकों ने क्षेत्रीय कूटनीति को और गर्म कर दिया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अहम बातचीत देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.